हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए निखिल सारडा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चैप्टर 1 में दो यूनिट्स है। एक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दूसरा कीन्सियन थ्योरी। ठीक है, दो यूनिट्स इस चैप्टर के अंदर है। कीन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी इन शॉर्ट ये जो चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड है। बराबर है ना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इस यूनिट से हम स्टार्टिंग करेंगे। बहुत सिंपल है। और इस पूरे चैप्टर का वेटेज अगर मैं आपको कहूं तो बेटा 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। 10 मार्क्स का जो इसका वेटेज है उसके अंदर आप लोगों को इस चैप्टर से ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बेटा ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या 90% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसी चैप्टर में है, और वो भी इस यूनिट में बहुत ज्यादा है। बराबर है। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, पहला यूनिट, पहला चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और उसमें भी फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूनिट का ओवरव्यू देख लीजिए। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इसके अंदर बेटा इस यूनिट में हमको तीन चीजें बेसिकली पढ़नी है, जिसका नाम है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नंबर 1। नंबर 2 हमको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तीसरा लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, कोई भी इकोनॉमी रहे उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड किस पे करता है? सर वो डिपेंड करता है उसकी नेशनल इनकम पे। या उसके अलावा मैं कहूँ, हम बार बार एक आंकड़ा सुनते हैं जीडीपी, जीडीपी नाम का आंकड़ा। सर ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसे हम कहेंगे जीडीपी। अब ये जो जीडीपी है, इस जितना ज्यादा जीडीपी, अब आप समझो, जीडीपी ज्यादा मतलब अपने को अच्छा लगता है ना, हाँ भाई इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। जीडीपी कम हो जाता है मतलब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बेकार हो गया है। बराबर है। तो ये जीडीपी डिसाइड करता है, यानी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये डिसाइड करता है। बहुत सारे परफॉर्मेंस कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन वगैरह रहते हैं। सॉरी। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है सर? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज नेट वैल्यू, नेट लिखा है, आप एक बात ध्यान रखना, नेट कब आता है? सर ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस करेंगे तो नेट आएगा। बराबर है ना, ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस करेंगे तो नेट आएगा, यानी कुछ तो भी माइनस करना है। अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, पूरे चैप्टर ये यूनिट कंप्लीट होते होते आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। इट इज डिफाइंड एज नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स। हाँ, दूसरा वर्ड आ गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जो पैसे ले दे के खरीदे जाते हैं। तो सर नॉन इकोनॉमिक गुड्स को यहाँ नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल दे, आपने होटल में जाके खाना खाया, आपने उसका बिल पे करना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक गुड्स हुआ, आपने होटल से खाना परचेज किया। आपकी मम्मी ने आपके लिए घर पे खाना बनाया, क्या ये इकोनॉमिक गुड्स है? ना ना, ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स है। दूसरा एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फीस दे रहे हो, इकोनॉमिक गुड्स। मैं अपनी बेटी को घर पे पढ़ा रहा हूँ, क्या वो मुझे पैसे देंगी? ना, ये हो गया नॉन इकोनॉमिक गुड्स। आई बात समझ? तो यहाँ जो हमको जोड़ना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स की बात करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती है, produced within the domestic territory of country in an accounting year, plus net factor income from abroad। ये एक और कंसेप्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बारे में अभी फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसका पूरा नहीं, आज के लेक्चर में ही आ जाएगा, इसके बारे में डिटेल आएगा। ठीक है, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। NFIA इसको शॉर्ट में कहते हैं,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं बाद में, ठीक है। ठीक है, सीएसओ की भी डेफिनेशन है। सीएसओ की डेफिनेशन कहती है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। थोड़ा फैक्टर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जिसके कारण प्रोडक्शन पॉसिबल है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर है। लैंड के बदले सामने वाले को रेंट देना पड़ता है, लेबर को आपको वेजेस देनी पड़ेगी या सैलरी देनी पड़ेगी, कैपिटल के एवज में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो बचता है वो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। दीज आर द रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स। लैंड वाले को आपको रेंट देना है, लेबर को आपको वेजेस या सैलरी देनी है, कैपिटल के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना है, और एंटरप्रेन्योर को आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, बराबर। ये है रिवॉर्ड, ठीक है। मैं इसी रिवॉर्ड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सीएसओ की डेफिनेशन कहती है ये इनकम जो जनरेट करते हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स इन कंट्री के, इन इस फॉर्म में जनरेट करते, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता इन अकाउंटिंग ईयर, ये ही नेशनल इनकम, ठीक है, सही कह रहे हैं वो भी। अब यहाँ पे यूजफुलनेस क्यों निकालते नेशनल इनकम, क्या जरूरत है, ठीक है। तो भैया इसके इससे देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये जो चीज़ है एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कभी एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। 3-4 पॉइंट जैसा मैंने बताया। नेशनल इनकम से क्या होता है भैया, इवेल्युएट कर सकते हैं आप शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। आप अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल पैटर्न के थ्रू आप इकोनॉमी का परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। सेकेंड है, आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के कारण डिमांड का पता चलता है और बिजनेस वालों को फ्यूचर फोरकास्ट करने मिलता है। अब सर ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है बेटा कंसेप्ट। आपने ये तो सुना होगा कि इन कंट्री लाइक इंडिया वी आर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच इज मोर रिचर, पुअर इज वेरी पुअर, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी के पास है नहीं तो दो वक्त की रोटी भी नहीं, बराबर है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख रुपए हैं और ये मुझे दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए में और बी में। मैं अगर ए को 9 लाख रुपए दूं और बी को 1 लाख रुपए दूं, तो आप कहेंगे सर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बी तो अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पाएगा और ए के पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो जाएंगे। क्यों ना ऐसा कर दे, मान लो अब हाँ ए को कार खरीदनी है तो ए कार परचेज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कार नहीं परचेज कर पाएगा, नो कार। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मतलब 5 लाख, 5 लाख, तो अब क्या होगा सर, ए भी कार खरीद पाएगा और बी भी कार खरीद पाएगा। तो इससे एक कार बिकने के बदले कितनी कार बिक गई? 2 कार। ये होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेल बढ़ता है, बिजनेस वालों को फोरकास्ट करने में मदद मिलती है कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी, बराबर है। इसे कहते हैं हम इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, सीधी बात है, डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वेलफेयर पे, ठीक है, ये कोई विशेष पॉइंट नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रहती, आपने सुना होगा अपने इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। 3 सेक्टर्स का नाम पता होगा आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर है। प्राइमरी यानी एग्रीकल्चरल, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल, और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, है ना। ये तीनों सेक्टर वर्क करते हैं
अगर सेक्टोरियल शिफ्ट होता है मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, टर्शियरी सेक्टर यानी हमारा सर्विस सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ये लोग देते रहते हैं, ये कंट्रीब्यूशन के कारण टोटल इनकम तीनों सेक्टर की अगर टोटल करें तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है। तो मुझे बताओ, अगर प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन से सेकेंडरी का ज्यादा और सेकेंडरी से टर्शियरी का ज्यादा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है बेटा। तो इसीलिए सेक्टोरल शिफ्ट हमको पता चलता है कि कौन से सेक्टर ने कितना दिया नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेशनल, एक और चीज है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में, नेशनल इनकम थ्रो लाइट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉसिबल इनइक्वालिटी in distribution among different categories of income earners. It is also possible to make comparison of structural statistics such as ratio of investment, taxes और government expenditure to GDP. ये भी आपको निकालने में यहाँ पे मदद मिलती है। इंटरनेशनली भी आप कंपेयर कर सकते हो इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, या कंट्री वाइज कंपेयर कर सकते हैं, किस कंट्री की इनकम कितनी, नेशनल इनकम किस कंट्री की कितनी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना, वहाँ के लोगों का यहाँ के लोगों का, ये सारी चीजें बेटा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट, कंबाइंड विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा, अगर इसको आप फाइनेंशियल और मॉनेटरी डेटा जो आरबीआई पब्लिश करता है उसके साथ आप कंबाइन कर दो तो आपको पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, फ्यूचर ग्रोथ के लिए मदद मिलेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मदद मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, कुछ नेशनल इनकम के कंसेप्ट है। नेशनल इनकम के थ्री साइड रहते हैं, यानी तीन तरीके से आप नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हो। पहला है आपका प्रोडक्ट साइड, दूसरा है एक्सपेंडिचर साइड, और तीसरा है इनकम साइड। प्रोडक्ट साइड प्रोडक्शन बेस्ड है, एक्सपेंडिचर साइड एक्सपेंडिचर फाइनल सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं, इनकम साइड लोगों को कितना इनकम होता है उस बेसिस पे, यानी कितना सेल होता है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उस बेसिस पे निकालने के लिए रहती है। अब पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्रोडक्ट साइड से, ठीक है। इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड से हम बाद में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड दो मेजर्स है, एक है जीडीपी, एक है जीएनपी। अब आ रहे हैं हम कंसेप्ट पे जिसका नाम है जीडीपी, एक जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, और जीएनपी, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब जीडीपी के पढ़ाने वक्त आपको दो तीन चीजें जो है मैं और क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इट इज मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू। हम यहाँ पे फिलहाल जो जीडीपी यूज कर रहे हैं वो जीडीपी एमपी कर रहे हैं। जीडीपी एमपी यानी मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में वो प्रोडक्ट या उस सर्विस की वैल्यू क्या, मैं उस बेसिस पे फिलहाल जीडीपी निकाल रहा हूँ, ठीक है। जीडीपी इज द मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अच्छा, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात कंसेप्ट और थोड़ा आप लोगों को पहले बता देता हूँ, समझना बात। एमआरएफ नाम की कंपनी है, ये टायर बनाती है, ठीक है। एमआरएफ जो है ये अपने रिटेल आउटलेट देखे होंगे आपने एमआरएफ के, है ना, बहुत सारे एमआरएफ के रिटेल आउटलेट रहते हैं। तो एमआरएफ अपने रिटेल आउटलेट में भी टायर, मान लो 10,000 टायर एमआरएफ ने बनाया, उसमें से 3,000 टायर इन्होंने अपने रिटेल आउटलेट में भेजा, और बचे हुए टायर जो बचते हैं, कितने बचते हैं, 7,000 टायर जो है ये मारुति सुजुकी लिमिटेड को दिया। अब रिटेल आउटलेट पे तो ये जो बिकेगा ये टायर फॉर्म में बिकेगा, लेकिन मारुति सुजुकी इसको कार में लगाएंगे, और ये टायर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कार, अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पे कार है, और यहाँ पे अल्टीमेट प्रोडक्ट टायर। लेकिन इस कार में 5 टायर लगे हुए हैं, हाँ कि ना, हाँ, एक कार में 5 टायर रहते बराबर, एक स्टेप नहीं रहता ना। अब समझना मेरी, यहाँ पे फर्स्ट केस में, यानी ये हमारा फर्स्ट केस है, फाइनल गुड्स यानी अंतिम गुड्स जो फाइनली बिक रहा है वो टायर है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि बेटा फाइनल गुड्स लिखो
तो फाइनल गुड्स यहाँ पे हो गया टायर, और यहाँ पे फाइनल गुड्स है कार, है ना, कार इज द फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स जो है, सर टायर क्या है, टायर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स, यानी टायर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कार, कार फाइनल गुड्स। तो मुझे टायर पकड़ना चाहिए कि कार पकड़ना, मुझे बताओ, कार अगर बिकी और मैंने कार की वैल्यू पकड़ी, तो क्या कार की वैल्यू में टायर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है? हाँ सर। तो अगर आप वो 7,000 टायर भी पकड़ोगे फिर कार की वैल्यू भी पकड़ोगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सही, डबल काउंटिंग। तो टू अवॉइड दिस डबल काउंटिंग हम जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स को ही पकड़ते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, फाइनल वो भी इकोनॉमिक गुड्स, मैंने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बीच में आपको फर्क बताया। ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, ग्रॉस यानी कुछ तो भी माइनस हो सकता है, तो क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से जाएगा तो बचा आएगा नेट, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी आएगा। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारे देश की टेरिटरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं, ठीक है। इट इज अ सम टोटल ऑफ वैल्यू, आप डायरेक्ट वैल्यू एडेड का भी सम टोटल ले सकते हो बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इंक्लूड्स वैल्यू एडेड बाय करंट प्रोडक्शन बाय फॉरेन रेसिडेंट और फॉरेन ओन्ड फर्म, यानी फॉरेन रेसिडेंट और फॉरेन ओन्ड फर्म भी अगर हमारे यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, बराबर है, बिल्कुल सही। कहाँ मैन्युफैक्चर किया ये इंपॉर्टेंट है, अगर अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में मैन्युफैक्चर किया है तो हम भैया फिर उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, चाहे फिर वो इंडियन रेसिडेंट मैन्युफैक्चर करे या फॉरेन रेसिडेंट मैन्युफैक्चर करे, उससे हमको फर्क नहीं। आई बात समझ में? ध्यान देना, लिखा है यहाँ पे द टर्म ग्रॉस मतलब ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी जो डोमेस्टिक मतलब अपना जियोग्राफिक लोकेशन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल इफ चाइनीज सिटीजन वर्किंग टेम्पररी इन इंडिया, हर प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी, इंडिया में जो प्रोड्यूस करेंगे वो इंडियन जीडीपी का पार्ट कहलाए। अगर इंडियन सिटीजन ओन अ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में, भले इंडियन सिटीजन लेकिन दूसरे देश में, तो वो अपना जीडीपी नहीं है। एग्जांपल जर्मनी, द प्रोडक्शन ऑफ हर फैक्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी, ठीक है, क्लियर है आई होप। लेकिन जीडीपी में कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूड रहती। पहला है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या? आपने कुछ तो भी अच्छा काम किया, आपको स्कॉलरशिप मिली, आपने कुछ गुड्स वैल्यूज गुड सर्विसेज कुछ प्रोड्यूस नहीं किए, अच्छा मार्क्स है, आपको स्कॉलरशिप दी गई, आप जॉब से रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, कुछ करते हो पेंशन कमाने के लिए? ना, कुछ नहीं करते लेकिन पेंशन दी जाती है, इसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। कुछ आपने किया क्या? नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपको कुछ तो भी मिला, ऐसी चीजों को ट्रांसफर पेमेंट कही जाए, फुकट में दिया गया। उसके एवज में क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी? देखो पेमेंट तो हुआ, एक के लिए खर्चा दूसरे के लिए इनकम हुआ तो है, इनकम तो है आपकी पेंशन, बट क्या वो इनकम के लिए आपने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए? ना, कुछ सर्विस दी? ना, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाए। आई बात समझे? दिस इज ओनली ट्रांसफर पेमेंट दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ऐसा माना जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, शेयर खरीदी बेचरी करते हैं, अरे शेयर तो वही ना, नए थोड़ी प्रोड्यूस है, खरीदा बेचा, वेल्थ जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। नॉन रिपोर्टेड आउटपुट, जो इलीगल ट्रांजेक्शन जो छुपाए जाते हैं, नार्कोटिक्स, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें जीडीपी में नहीं आती। और ये मार्केट प्राइसेस पे हम लोग लेते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉमन मेजरिंग कैसे, आप उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे, मार्केट में कितने में वो बिक सकता है, कितना उसका प्राइस है, उस बेसिस पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते, तो जीडीपी क्या हुआ? इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इट इज समीशन ऑफ वैल्यू एडेड। जैसे मैं ये वैल्यू एडेड का कंसेप्ट आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कार की बात कर लेते हैं, 5 लाख में कार बिकती है, इसके अंदर मान लीजिए टायर की कीमत 50,000 रुपए,
तो भैया अगर ये 7,000 और 3,000, देखो 3,000 तो आपको काउंट करना ही है जीडीपी के लिए, क्योंकि वो तो आपने डायरेक्ट बेचा। और अगर आप 3 नहीं, आप 7 मिला के 10,000 काउंट करना चाहते हो, तो भैया फिर कार की वैल्यू 5 मत पकड़ के 4.5 ही पकड़ो। आई बात समझ में? ये तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, यानी या तो कार की वैल्यू अगर समेशन ऑफ वैल्यू एडेड, मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। डबल काउंटिंग हुई प्रॉब्लम हो जाएगा, कि सीधी सी बात है ना, आपको टायर को 2 बार काउंट करोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही, है कि नहीं? ये एग्जाम्पल था। तो इससे हमने क्या सीखे, हमको सिर्फ फाइनल गुड्स ही करना है, ये मैंने आपको बताया। रीसोल्ड वाले, डबल वाले, वैल्यू एडेड, ये सब मैंने आपको बताया। ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, जैसे फ्लोर यूज होता है ब्रेड के लिए। अब ब्रेड जो है, ब्रेड को आपने काउंट कर लिया, तो ब्रेड की वैल्यू में फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, है ना? यहाँ पे टायर का भी एग्जांपल कहीं तो भी दिया रहेगा, आपको दिख जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक, ये भी मैंने आपको फर्क बताया। आप अपनी हॉबी से गिटार बजा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप किसी बड़े कॉन्सर्ट के अंदर गिटार प्ले करो, पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये फ्लो कंसेप्ट है, इसको पर टाइम निकालना पड़ता है, जैसे आप पर ईयर निकालो, है ना? तो आप 1 साल की ही आप बात करोगे, ये बात हमेशा देखना। करंट प्रोडक्शन की बात की जाएगी, करंट प्रोडक्शन जो साल के अंदर हुआ, वो नेक्स्ट ईयर में होगा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे समझना एक और चीज, देर आर 2 types of goods are used in production, ए आर काउंटेड इन जीडीपी, नेमली कैपिटल गुड्स, और दूसरा रहता है इन्वेंटरी। अब द नेट चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल ऑफ मटेरियल which may be positive or negative. Inventory that treated as capital. Addition to inventory stock of final goods and material belong to GDP because they are currently produced output. अब होता क्या है, फाइनल गुड्स, देखो अगर आपने मशीन खरीदी, तो मशीन तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होके आई, मशीन इज अ, इट इज अ कैपिटल गुड, तो आपके फैक्ट्री में आ गया, वो तो ठीक है, जीडीपी का पार्ट, वो तो जिसने मैन्युफैक्चर करके दिया उसके लिए हो ही गया। लेकिन आप गुड्स बनाते हो तो जरूरी नहीं है सब बिकेंगे, आपको सेल हो नहीं हो उसकी बात फिलहाल नहीं करनी, आप प्रोडक्ट साइड से निकाल रहे, आपने प्रोडक्शन किया, चेंज इन इन्वेंटरी जीडीपी में आएगा, भले ही अनसोल्ड हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मैं आऊंगा, जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल वर्सेस रियल, रियल यानी असली जीडीपी। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पे, और रियल यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे। ये शुरू करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान देना बेटा। मैं कहता हूँ कि 2019 के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर चीज के 1000 यूनिट्स का सेल किया, या 1000 मैन्युफैक्चर किया, और उसका मार्केट प्राइस उस समय था 15 रुपया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं इकोनॉमी में, तो मुझे बताइए दोस्तों, जीडीपी कितना हुआ? सर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर, मार्केट वैल्यू 15 रुपए है, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, तो वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 बराबर। वही चीज 2020 की अगर मैं बात करूं, तो 2020 में मैंने 900 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, और प्राइस हो गया था उस समय 20 रुपीज मार्केट प्राइस। अगेन क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितना हुआ बेटा वैल्यू? 18,000। खुश होने की जरूरत है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 900, एक सेकेंड, 9,000 नहीं, 900, हाँ। खुश हो जाए, हमारा जीडीपी बढ़ गया। ये जो फिगर है ये है जीडीपी, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। जीडीपी बढ़ गया, ताली बजाओ। नहीं 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 सर, कहीं गलती हो रही है सर, बट क्वांटिटी तो कम हुई ना। हाँ, क्वांटिटी कम। इस तरीके से अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट प्राइस मतलब पहले 15 था, 15 लिया, 20 हो गया, 20 लिया। दिस टाइप ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए आपने 2011 को बेस ईयर बना दिया, और 2011 में उस चीज का प्राइस 10 रुपया था, और इस बेस ईयर को लेते हुए आप 2019 में और 2020 के अंदर
आप मैन्युफैक्चरिंग निकालते हो, 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर हुए 10 रुपए के हिसाब से, जीडीपी हो गया 10,000। भले ही मार्केट प्राइस 15 रुपए क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। जी, यहाँ 900 यूनिट मैन्युफैक्चर हुए, अगेन बेस प्राइस सेम है 9,000, ये जीडीपी आ गया, भले ही मार्केट प्राइस यहाँ पे 20 रुपए क्यों ना। आई होप आपको समझ में आ रहा। दिस इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। देखो बेटा, रियल जीडीपी ही सच्चा जीडीपी है। ये सही में बता रहा है कि जीडीपी बढ़ा हो कि कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है कि कम हुई। अरे ऊपर नॉमिनल में तो इन्फ्लेशन का तड़का लग गया था, 15 की चीज 20 की हो गई, आपको फिगर बढ़ा हुआ दिख गया, कितना दिखा? 18,000, और आप खुश हो गए, अरे वाह 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 मेरा जीडीपी बढ़ गया। ना ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो है वो बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस पे रहता है, नॉमिनल जो है वो करंट प्राइस पे रहता है। बस यही बातें पूरी जो मैंने बोला ये यहाँ पे आपको समझा के दी, ठीक है। हमको हमारे लिए सही तो है, कंपैरिजन अगर करना है तो रियल जीडीपी सही चीज है, जो बेस ईयर से हमको रियल में बताता है कि भैया हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। Real GDP or GDP at constant price refers to total money value of final goods and services within the domestic territory of country in accounting year using base year price. Real GDP is an inflation adjusted measure and is not affected by change in price. Price के change होने से real GDP को कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? अब एक चीज और समझ, रियल जीडीपी बेटर मेजर है क्योंकि ये हमको इकोनॉमिक वेलबींग का ट्रू पिक्चर दिखाएगा कि भैया तुम्हारे प्रोडक्शन की स्थिति क्या है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेटा न्यू कंसेप्ट एडेड है, ध्यान देना, जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या नाम है इसका? जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू 100। अब समझो बात, कैलकुलेशन, इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। The calculation of real GDP gives useful measure of inflation known as GDP deflator. The calculation of real GDP gives a useful measure of inflation. Inflation पता चीज करने की, inflation पता करने के लिए it is called as GDP deflator. It is the ratio of nominal GDP in a year given to real GDP of that year. Nominal और real दोनों निकालो। अब हमारे एग्जाम्पल में ही देख लो इस ईयर के अंदर। अब ये एग्जांपल आप देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, इस ईयर 2019 और 20 का ये जो जीडीपी निकला है ये रियल जीडीपी, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि इसी साल का यानी 2019 का आप नॉमिनल जीडीपी निकालिए, तो 2019 का नॉमिनल जीडीपी होगा 1000 इंटू 15, यानी ये हो गया 15,000। ये है नॉमिनल, है ना। और 2020 का अगर मैं आपको कहूँ आप नॉमिनल जीडीपी निकालिए, तो 900 इंटू 20 यानी कि 18,000। अब समझना बात, जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिखा था वहां पे, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो मुझे जीडीपी डिफ्लेटर 2019 के लिए निकालना है, नॉमिनल अपॉन रियल। कितना है नॉमिनल? 15,000। रियल कितना है? 10,000 इंटू 100, है ना, ऐसा ही है ना। निकालो भला क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? 150। जीडीपी डिफ्लेटर 150 है, मतलब समझो, सिंपल भाषा में बोलूं तो 50% आपके यहाँ इन्फ्लेशन है कंपेयर टू 2011 2019 में। यानी जो प्राइजेस है 150 टाइम्स हो चुके, या आप 150 50% बढ़ गए हैं, जो आपको कहना चाहिए डिफ्लेटर 150 है, यानी जो 100 था वो 150 हो गया, यानी 50% बढ़ गया कंपेयर टू 2009 11
बेस ईयर हमारा 2011 है ना, ठीक है, इस साल में इतना है। अब आपको मैं कहता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर आप निकालिए 2020 का, तो आप क्या करोगे, नॉमिनल रियल देख लो उसका, नॉमिनल कितना, रियल कितना है ना, नॉमिनल 18,000, रियल 9,000 इंटू 100 बराबर है। ऐसा ही करते हैं और क्या करते हैं, 200 आएगा, डबल हो गया है, देख लो रियल में डबल हो गया। बेस ईयर देखे तो 10 रुपए के हिसाब से रियल जीडीपी, नॉमिनल रियल जीडीपी निकल के आता 9,000, लेकिन नॉमिनल जीडीपी अगर निकाले करंट प्राइजेस पे, करंट प्राइजेस में इन्फ्लेशन एडेड है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, और इस कारण से हमारा जीडीपी डिफ्लेट हो रहा है, रियल जीडीपी डिफ्लेट होता है, ये देखो ना, इसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। यानी यहाँ पे डबल हो चुका है, यहाँ पे 100% डिफ्लेशन है, यहाँ 50% डिफ्लेशन, अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करना चाहूँ तो। आई बात समझ में आपको? यानी इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी निकली, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जीडीपी से इन्फ्लेशन निकाल। मैंने आपको बोला 100 रुपए बेस प्राइस, ये हमारा 10 रुपए बेस प्राइस है, आज हो गया 15, तो 50% चेंज है, तो मैं ये 5 रुपए डिफ्लेटर है मेरा। आई बात समझ में? ऐसा ये हो गया डीजीपी डिफ्लेटर के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा भी है पूरा एग्जांपल से, अच्छे से इन्फ्लेशन रेट वगैरह आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ये दिया हुआ है, हाँ, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटेड इनटू 100, कुछ नहीं, इसको इधर लेके इसको इधर लेके, मैथमेटिक्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। GDP deflator measures the change in prices that has occurred between the base year, मेरे एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें 2011 को बेस ईयर था, एंड करंट ईयर। इन अदर वर्ड इट मेजर्स करंट लेवल प्राइसेस रिलेटेड टू लेवल ऑफ प्राइसेस इन बेस ईयर। यानी अगर कोई चीज उस समय 10 रुपए की थी तो आज 50% चेंज आ गया, कोई चीज उस समय 10 रुपए की थी तो 2019 का एग्जांपल ये देखिए, 2019 में उस समय 10 रुपए की, 2011 में 10 रुपए की थी, 2019 में 15 है, कितना परसेंट चेंज आया, 50%। देखो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी 50%, या 1.5 टाइम्स, जो आप कहना चाहो आप इसको कह सकते हो, ठीक है, 150 मतलब बढ़ गया 15 गुना, 15 टाइम, 50%, सॉरी। अब ध्यान देना, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ इसी चीज का, और यहाँ इंटरप्रिटेशन भी हम लोग करेंगे। For example, in 2019, if nominal GDP is 6,000 billion, 2019 में nominal, and real is 3,500 billion, the GDP deflator is 171.43। देखिए कैसे आया बताते हैं, nominal upon real into 100 निकाल दीजिए, वही आएगा 171.43। कैलकुलेटर से आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, है कि नहीं? देख लीजिए 6,000 डिवाइड बाय 35, 171.43 आता है। अब ये 171.43 क्या आ गया हमारा, जीडीपी डिफ्लेटर। सिंस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मस्ट बी सेम इन द बेस ईयर, डिफ्लेटर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज 100। सीधी बात है, शुरुआत तो 100 से, बेस 100 ही रहेगा। As you know, inflation is closely monitored aspect of macroeconomic performance and significant variable guiding macroeconomic policy. Using the GDP deflator, the inflation rate between two consecutive year can be computed by using the following procedure। चलिए देखते हैं। अब सेकेंड ईयर में मुझे इन्फ्लेशन रेट निकालना है, तो भैया करंट ईयर, सेकेंड ईयर के अंदर निकालना है, तो सेकेंड ईयर में यानी करंट ईयर में डिफ्लेटर कितना है, और पिछले साल में जीडीपी डिफ्लेटर कितना था, जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर, और उसके बाद अपन निकालेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1, यहाँ पे भी 1 लिखना था, रह गया, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 2020 का जीडीपी डिफ्लेटर 240 हो गया, जो भी नॉमिनल रियल से आपने निकाला, और 2019 का तो हम निकाल चुके थे 171.43, 171 पकड़िए। अब इन्फ्लेशन रेट कितना डिफ्लेटर बढ़ा, सर 240, हाँ इस साल में है, पिछले साल 171 था, बेस ईयर 171 से, बेस ईयर यानी पिछले साल से कंपेयर करेंगे इनटू 100, तो हम देख सकते हैं 40.35% डिफ्लेटर बढ़ा है, यानी ये है हमारा इन्फ्लेशन रेट। इसको निकालने का सिंपल तरीका देखो, 171
प्लस 40.35% कर दो, आंसर आएगा 240। बात एक ही है, मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आपका इन्फ्लेशन रेट इस साल 40.35% यानी पिछले साल से और इस साल यानी 2019 से कंपेयर टू 2019 2020 में और 40.35% आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है। आई बात समझ में? चलिए इलुस्ट्रेशन भी देख लेते हैं और इसके बारे में आपको सब कुछ इस इलुस्ट्रेशन के बाद और क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट जीडीपी डिफ्लेटर एंड इंटरप्रेट इट। देखिए ईयर दिए 2014 से 2019 तक, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी दिया हुआ है, ये हमारा बेस ईयर है। देख लो बेस ईयर, बेस ईयर में हमेशा दोनों चीजें सेम रहेंगी, यानी इस ईयर के प्राइसेस हम कंपेयर करेंगे तो नॉमिनल हो चाहे रियल हो आंसर सेम आएगा, क्योंकि इस ईयर के अंदर जो बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं उस ईयर के प्राइसेस नॉमिनल के लिए भी और रियल के लिए भी दोनों सेम ही रहेंगे। इसके बाद चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। अब ये देखिए, ये सब चेंजेस वाला काम हो गया, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, अगेन नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, यानी ये कॉलम नंबर 2 है, समझ लीजिए कॉलम नंबर 3 है, तो कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 3 इनटू 100, ये इससे आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आएगा। आपने पूरा जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ निकाल लिया, ठीक है। अब बात समझना, अब इसका आपको इंटरप्रिटेशन करना है। तो मैं कहता हूँ 2014 बेस ईयर से रियल जीडीपी टू कंप्यूट रियल जीडीपी ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, रियल जीडीपी राइज हो रहा है 500 बिलियन से 1240 बिलियन तक, यानी दिस इंडिकेट दैट इंक्रीज इज एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस बिकॉज द प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट। कॉमन सेंस, रियल जीडीपी बढ़ रहा मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था नॉमिनल में हम करंट ईयर के प्राइस लेते हैं, लेकिन रियल में हमने जो बेस ईयर सिलेक्ट किया यानी 2015, 16, 17, 18, 19 सब में रियल जीडीपी देखो बढ़ते ट्रेंड पे है, मतलब प्राइसेस तो 2014 की है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटी प्रोडक्शन है वो 2015, 16, 17, 18, 19 ये सब साल, ये सब ईयर्स में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइसेस हुई है। आई होप समझ में आई बात। अब डिफ्लेटर, डिफ्लेटर अगर 100 के ऊपर जा रहा है मतलब आप ये बोल सकते हैं कि प्राइस लेवल आर हायर एज कंपेयर टू बेस ईयर। फ्रॉम ईयर 2015 टू 2019 वी फाइंड दैट प्राइस लेवल आर हायर देन दैट ऑफ बेस ईयर। ऑब्वियसली सब 100 के ऊपर है। फर्स्ट ईयर बेस ईयर 2014 में डिफ्लेटर 100 था, उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, मतलब इन्फ्लेशन है। और 2016 में हाईएस्ट ऐसा कहता है, ठीक है देख लेते हैं 2016 में ये हाईएस्ट, ये देखिए, लेकिन इसके बाद देखिए कम हो रहा है, यहाँ से कम हुआ, यहाँ कम हुआ, मतलब यहाँ ये दोनों ईयर में इन्फ्लेशन कम हुआ है कंपेयर टू 2016, और फिर 2019 में फिर से बढ़ गया। If GDP deflator next year is less than GDP deflator in this year, the price level has fallen. If it is greater, price level has risen. ये मैंने आपको भी बताया। चलिए एक और इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलुस्ट्रेशन 2। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी आपको दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, नॉमिनल दिया रियल दिया, आपने लगाया यहाँ पे और आंसर आ गया 68। प्राइस लेवल फॉल हुए, अरे बेस ईयर के तो हमेशा 100 रहते हैं और अभी 63.88 63.83 आ गया, मतलब क्या हुआ इसका मतलब भैया आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है कंपेयर टू बेस, प्राइसेस कम हुए हैं, ठीक है। आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी दिया और प्राइस इंडेक्स दिया है, बेटा प्राइस इंडेक्स को आप जीडीपी डिफ्लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझना बात, प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट योर जीडीपी डिफ्लेटर। आपके पास है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ठीक है। अब आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, इसको यही रहने दो, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल अपॉन 100, ये आएगा नॉमिनल। जीडीपी डिफ्लेटर रियल जीडीपी 450 है, जीडीपी डिफ्लेटर 120 है,
डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका 540 आंसर आएगा। ये आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी। सिंपल। एक और दिया हुआ है, सपोज नॉमिनल जीडीपी दिया है 600 करोड़, प्राइस इंडेक्स अगेन 100 दिया हुआ है, और नॉमिनल जीडीपी अगर 1200 हो जाता है, ठीक है, और प्राइस इंडेक्स 110 हो जाता है, तो रियल जीडीपी कितना रहेगा? तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता है, 100 नॉमिनल डिवाइड बाय वही डिफ्लेटर इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल कितना हो जाता है बोलते हैं ये 1200, और डिफ्लेटर कितना है 110, और इंटू 100, यानी आपको रियल पता करना है तो 1090.9 करोड़, ये आपका रियल जीडीपी निकल के आ जाए। आई होप आपको जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर हुआ। बहुत आसान सी चीज थी, ये न्यूली सिलेबस के अंदर ऐड की गई है, जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है बेटा, चल ये हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। मैंने आपको फिलहाल पढ़ाया जीडीपी, क्या पढ़ा हमने? जीडीपी। एक और चीज आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं अब, जीएनपी। फिलहाल हम एमपी, सब कुछ एमपी पे बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइसेस पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, जीडीपी एमपी। दूसरी चीज जो मैं आपको पढ़ा चाहता हूं वो है जीएनपी, वो भी एमपी। फर्क क्या है सर दोनों में? देखो बेटा, ये एमपी है, ये भी एमपी है, कोई फर्क नहीं है। ये भी जी है, ये भी जी है, कोई फर्क नहीं है। ये पी है, ये भी पी है, कोई फर्क नहीं है। फर्क ये और ये है, यानी एक है डोमेस्टिक, और ये एन मतलब नेशनल, डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। अच्छा, यानी जीडीपी, नहीं नहीं, फर्क क्या हुआ डोमेस्टिक और नेशनल का? डोमेस्टिक और नेशनल, दो फर्क है। ठीक है, बस इतना बना के छोड़ देता हूँ, आगे इसके बारे में एडिशन बाद में। चलिए, अब जीएनपी होता क्या? इट इज द मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू, अगेन हम मार्केट प्राइस पे ही बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल फाइनल, ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट। सर ये तो जीडीपी की डेफिनेशन थी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूडिंग एक चीज और बढ़ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट लिखा है मतलब समझना, ग्रॉस नहीं है, ठीक है। अर्नड बाय नेशंस परमानेंट रेसिडेंट, हमारे यहाँ के लोगों ने अब्रॉड से नेट कितना अर्न किया। अब ये समझने के पहले मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें, जरा ध्यान देना। आप इंडिया में हो, इंडियन रेसिडेंट मिस्टर ए, इंडियन रेसिडेंट, ठीक है, बहुत बड़ा काम है इनका, हिंदुस्तान में तो है ही है, और हिंदुस्तान में जो ये प्रोडक्शन करते हो तो जीडीपी में आता ही आता है। मुझे लेकिन एक बात बताओ, मान लो मिस्टर ए का एक यूनिट जो है ना बिजनेस का, वो यूनिट है सिंगापुर में, और वहां पे ये 100 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या 100 करोड़ रुपए कमाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, जो भी आपको नाम देना है। सौ, देखो, हिंदुस्तानी आदमी, इंडियन रेसिडेंट, अब्रॉड में, अब्रॉड यानी हिंदुस्तान के बाहर 100 करोड़ रुपए कमाए, बराबर है, ठीक है। क्या ये 100 करोड़ जो वहां मैन्युफैक्चरिंग करके कमाए, सिंगापुर में प्रोडक्शन करा, वहां कमाए जो भी, क्या वो इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडियन पर्सन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसे कहेंगे नेशनल। बहुत बढ़िया, पूरा नहीं समझा, समझना बात, ठीक है।
ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमारे यहाँ के आदमी ने हिंदुस्तान में पैसा लाया, नेशनल इनकम में तो जुड़ना चाहिए भैया, देश की इनकम हुई है देश के आदमी ने। तो सर ऐसे कितने सारे विदेशी जो हमारे यहाँ बैठे वो वहां ले जा रहे हैं। अरे हाँ, एम आई कंपनी आपकी, शाओमी, सुना है ना इस कंपनी का नाम? एम आई के फोन ही यूज करते हो आप? कहाँ की कंपनी है? चाइना की। कौन इसका ओनर है? चाइनीज रेसिडेंट, बराबर है। कहाँ यूनिट है इसका? इंडिया में। 100 करोड़ रुपए लेकर चला गया अपने यहाँ से, प्रॉफिट या इनकम। हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या ये चीज इंडियन जीडीपी, इंडिया मैन्युफैक्चर किया, इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, इंडिया मैन्युफैक्चर हुआ। लेकिन ये लेकर तो वहां जाएगा ना। अब समझो बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं आपको बोलूं अरे मुझे बताओ वो मिस्टर ए है कि एम आई कंपनी, वो मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे को कमाई हुई है कि नहीं हुई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से मुझे इनकम आई है कि नहीं आई है। तो मैं कहूंगा देखो सर ऐसा है कि 100 करोड़ लेकर तो आया था मिस्टर ए, लेकिन ये जो एम आई वाला है ना, ये 100 करोड़ लेके भी चला गया दूसरे देश में। अच्छा, नेट फैक्टर, नेट समझना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो समझ में आता क्या। इनकम, ये कहीं नहीं दिखेगा आपको, इनकम अर्नड बाय कंट्रीज, कंट्रीज यानी इंडिया, ठीक है, सिटीजन वर्किंग अब्रॉड, माइनस इनकम अर्नड बाय आउटसाइड सिटीजन्स ऑपरेटिंग इन अवर कंट्री, यानी इंडिया। अब वो लाया उसने 100 था, लेकर वो 100 चला गया, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो हो गई, यानी कुछ फायदा। समझ में आ रही बात? ये 100 लाया और ये मान लो 90 ही ले जा रहा, तो ये 10 आ जाएंगी। ये 100 लाया और ये 190 ले जा रहा, तो सर -90 आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ध्यान देना बच्चों, एकदम बढ़िया चीज आप लोगों को मैं पढ़ा, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ तो स्टार्ट करते, स्टार्ट मतलब ये आप लोगों को कंसेप्ट और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब आप हरे एग्जाम्पल में देखिए, इफ चाइनीज सिटीजन वर्क टेम्पररी इन इंडिया, सिटीजन बाहर का, हर प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएनपी, क्योंकि माइनस करने वाले हम, बराबर। इफ इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ चाइनाज जीएनपी, बराबर। Gross national product is evaluated market price and therefore it is fact gross national product at market price, ठीक है, ये मैं आपको बताया। यानी जीएनपी का मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये अगर आप जोड़ोगे तो जीएनपी आपका निकल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये देखिए, फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे यहाँ के लोग बाहर काम करके लेके आए, या विद फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। आई बात समझ में आपको? यानी मैंने जो अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इनकम अर्न बाय कंट्री सिटीजन वर्किंग अब्रॉड, यानी लेकर क्या आए, और इनकम अर्न बाय आउटसाइड सिटीजन वर्किंग इन आवर कंट्री, ठीक है, वही चीज है बेटा ये, ध्यान देना इसके ऊपर। यानी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो आपको समझ गया है कैसे निकालते हैं। अब एक बात मेरी समझना, अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव फिगर आता है, यानी हमने लाया ज्यादा, वो लेकर गए कम, तो हमेशा, या यदि यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर ये इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब याद रखना जीडीपी इज लेस देन जीएनपी। जीएनपी ज्यादा रहेगा, जीडीपी कम रहेगा। और अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव है, तो जीडीपी तो ज्यादा रहेगा लेकिन जीएनपी कम रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 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 जीडीपी मतलब जीएनपी प्लस एनएफआई होता है, और ये अगर पॉजिटिव रहा तो ये बढ़ जाएगा। सॉरी जीएनपी, सॉरी जीएनपी यानी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआई। अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये फिगर बढ़ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव रहा तो ये फिगर फिर बढ़ जाएगा, जीएनपी कम हो जाए। आई बात समझ में? होप मैथमेटिक्स है, आप समझ रहे हो, ध्यान दें। और नेट, ये नेरेफाई क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्री सिटीजन एंड कंपनीज अर्निंग अब्रॉड एंड एग्रीगेट अमाउंट दैट फॉरेन सिटीजन एंड ओवरसीज कंपनी अर्न इन दैट कंट्री, अपने कंट्री से वो लेके जा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये मैंने यहाँ कुछ लिखा था, देख लो एक बार। अगर आप डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे आना है तो आपको NFIE ऐड करना पड़ेगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो आपको NFIE माइनस करना पड़ेगा। देखो आप समझे क्या, इसको आपने नोट करना चाहिए। डोमेस्टिक ऑलरेडी फिगर दिया है और नेशनल निकालना है, यानी जीडीपी दिया है, जीएनपी निकालना है, तो जीडीपी में डोमेस्टिक में ये ऐड कर दो, नेशनल आ जाएगा। और नेशनल दिया है, डोमेस्टिक पे जाना है, तो नेशनल में ये माइनस कर दो, डोमेस्टिक आ जाएगा। आई बात समझ में? ये पहली चीज, ठीक है। चलिए बच्चों, ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए। GNP includes earning of Indian corporation overseas and Indian resident working overseas, but GDP does not include these, क्योंकि GDP यानी यह टेरिटरी में जो तुमने प्रोडक्शन किया वही जोड़ेंगे। इन अदर वर्ड GDP excludes net factor income from abroad। सीधी बात है, GDP NFIA, GNP से NFIA माइनस करेंगे तो ही GDP आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटाना। आई बात समझ में? Conversely, GDP includes earning from current production in India that accrue to foreign resident or foreign owned firm. GNP excludes those. For instance, profit earned in India by X company, a foreign owned firm, would be included in GDP but not in GNP. Similarly, profit earned by company Y in Indian company and an Indian company in UK would be excluded from GDP but included in GNP. मतलब हमने वहां से, या इंडिया वाले ने वहां से कमाए, तो वहां से कमाए तो जीडीपी में तो नहीं आएगा लेकिन जीएनपी में तो हो जाएगा। बाहर वाले ने इंडिया से कमाए तो जीडीपी में तो आएगा बट जीएनपी में नहीं। आई बात समझ में? चलिए अब दो कंसेप्ट और बता देता हूं बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए, ये तो आपका एक कंसेप्ट हो गया, ये आपका डोमेस्टिक नेशनल का। एक और चीज होती है, ऐसे अगर आप देखें तो ये तो जैसे दो कंसेप्ट हो गए, तीसरा चौथा ये कंसेप्ट कहलाएगा। थर्ड कंसेप्ट एनडी, सब कुछ मार्केट प्राइस पे चल रहा है बेटा, सब कुछ मार्केट प्राइस पे। एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। तो एनडीपी और जीडीपी में क्या फर्क है सर? फर्क तो देखिए, फर्क नहीं, हाँ एक मिनट, फर्क पी और पी सेम है, डी और डी सेम है, जी और एन का फर्क है। यानी एक है ग्रॉस और एक है नेट। क्या है? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट का फर्क कैसे मिला मिटाते हैं? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से आपको नेट पे आना है तो कुछ तो ही माइनस करना पड़ेगा, उसे माइनस करने को कहते हैं डेप्रिसिएशन।
नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो कुछ तो भी ऐड करना पड़ेगा, उस ऐड करने वाले को कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी अगर मैं आपको कहूँ एनडीपी क्या होता है, तो एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और मैं कहूँ आपको एनएनपी क्या होता है, तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल। दो दो चीजें और निकल के आ गई, देख लीजिए। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस यानी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। बड़ा आसान, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो गया, जीडीपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जीएनपी क्या होता है, एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और एनएनपी फिर एक और फॉर्मूला निकलता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। ये 3-4 तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक चीज और, ये सब कुछ जो अपन ने देखा दोस्तों, 4 चीजें अपन ने देखी, लगे तो लिख लेता हूं। 4 चीजें हमने देखी, जो हमने देखी मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस यानी एमपी। हमने सबसे पहला देखा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी यानी समेशन ऑफ वैल्यू एड, बराबर है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू। दूसरा हमने देखा जीएनपी एनपी, और इसको मैंने आपको बोला था जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआई क्या होता है ये आपको पता है, फॉर्मूले को आप रीशफल करके निकाल सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको रीशफलिंग वगैरह सब करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, ध्यान देना। तीसरा जो मैंने आपको बताया, मैं आपको बताया पहले एनडीपी एमपी, और ये कैसे निकलेगा सर, जीडीपी एमपी में से आप डेप्रिसिएशन हटा दो, आपका एनडीपी एमपी आ जाए। और चौथा मैंने आप लोग को निकालना सिखाया है एन एन पी एम पी। ये कैसे आएगा सर, एन डी पी, सॉरी एक मिनट सर, जी एन पी एम पी में से आप डेप्रिसिएशन हटा दो, वो आ जाए, सिंपल। अब आप यहाँ पे, अब देखो और काड़ी करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैं लिख तो रहा हूँ, ध्यान देना। जी एन पी क्या होता है, ये लिख दो यहाँ पे, जी डी पी एम पी प्लस एन एफ आई ए माइनस डेप्रिसिएशन करे तो भी ये चीज निकल के आती है ना। ये फॉर्मूला आप रीशफल जैसा चाहो आप लोग कर सकते हो, बेस फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में रहे तो आपको जैसी रीशफलिंग करना है अपन कर सकते। आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये सब मार्केट प्राइस पे हमने निकाला, यानी मार्केट प्राइस मतलब आज की तारीख में मार्केट में कितने का बिक रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा हो एक और चीज है फैक्टर कॉस्ट, ये एक नया कंसेप्ट है। मतलब ये ही चारों चीजें, माइंड यू बेटा, ये ही चारों चीजें मैं आपको एफसी पे निकालूंगा, मतलब जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी। यानी अब इसमें क्या करना है सर, एमपी और एफसी का फर्क मिटाना है, समझना बात मेरी। एमपी और एफसी यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसका फर्क मिटाना। ये फर्क मिटाने के पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कोई भी आप गुड्स बनाते हो, कोई भी गुड्स आप बनाते हो, उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, यानी फैक्टर्स कॉस्ट लगती है। क्या क्या फैक्टर कॉस्ट लगती है सर, वेजेस लगते हैं, रेंट लगता है, सबसे पहले तो रेंट, वेजेस या सैलरी जिसको हम बोलते हैं, हम कहते हैं, और इंटरेस्ट वगैरह लगता है, अगर हमने कैपिटल लिया तो प्रॉफिट हमारा लगता है। ये सारे फैक्टर्स पेमेंट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या सारी मेरी फैक्टर्स कॉस्ट है कोई भी चीज बनाने की, ये आ गई फैक्टर कॉस्ट। अब ये सबकी टोटल मारूंगा तो मेरी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या मैं इतने पे बेच दूंगा, ना 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 ना, इतने पे थोड़ी बेचते हैं। मैं तो बेचने को तैयार हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो जुड़ चुका है।
लेकिन आप इंडिया में रहते हो और आप ये जानते हो हर सेल पे, चाहे गुड्स सेल करो या सर्विसेज सेल करो, गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है। हाँ रहता है। डायरेक्ट टैक्स, नो नो नो, नॉट डायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस पे क्या लगता है बेटा? सर इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, आईडीटी, या इसको जीएसटी भी बोल सकता हूं मैं आज के इसमें। जीएसटी बोलना बराबर नहीं होगा क्योंकि आज भी सेंट्रल एक्साइज वगैरह नाम की चीजें है, कुछ कुछ गुड्स पे लगती है अभी भी, पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज कभी गया नहीं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड ज्यादा है। ठीक है, तो इस फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा ऐड करके आप सेल प्राइस निकालोगे। इस सेल प्राइस को ही मार्केट प्राइस कहेंगे। यानी अगर मैं कहूं तो मार्केट प्राइस यानी एमपी, समझना बात, एमपी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज थोड़ी सी और अभी बता दें, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स तो लगाती है इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी भी देती है। मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 12 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, लेकिन इन्हीं इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने 5 रुपए सब्सिडी भी दी। तो मुझे बताओ, ये तो आपकी फैक्टर कॉस्ट है, आपका मार्केट प्राइस क्या होगा? सब्सिडी हमेशा रहता नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स तो जोड़ोगे लेकिन सब्सिडी माइनस करोगे कि नहीं करोगे? यानी एमपी आएगा 107, यानी एमपी निकला एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ऐसा डबल डबल करने से अच्छा एक काम करो ना, सीधा लिखो एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इफ एनी, अगर है तो माइनस करो, आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी एमपी से एफसी, एमपी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एक वर्ड ऐड कर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है, अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया, समझना। आप एफसी के बस यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पढ़ना, आप इसको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल विद्या के फैक्टर कॉस्ट आपको 50 आई, इनडायरेक्ट टैक्सेस 15 है, गवर्नमेंट सब्सिडी 10 की देती है, तो मार्केट प्राइस आ गया 55। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे आएंगी? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आई बात समझ में? अब आपको जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसके दो तरीके हैं, या तो सीधा जीडीपी एमपी अगर आपको दिया है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या फिर ऐसा लिख लो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई बात समझ में? ये माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप फैक्टर कॉस्ट को जोड़ के जीडीपी निकालो। भैया आप कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कंसेप्ट है, एक थोड़ा बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर रुकना। और डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा। ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में थोड़ा सा आगे है, दिया है कि मैं पहले ही बता दूँ? एक मिनट, नहीं मुझे पहले ही बताना पड़ेगा, चलिए मैं पहले बता देता हूँ। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एक कंसेप्ट है, छोटा सा समझ लो, पहले यहाँ दिया नहीं है, समझ ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक समझना चाहिए हमको। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, समझना बात, मान लो आप सीए बन गए, बनेंगे ही आगे, आपने खुद की प्रैक्टिस चालू की, आप पहले इंटरव्यू में गए, आपने जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया और आपको वो 6 लाख का पैकेज, नहीं ये ज्यादा बेटर नहीं है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, अपन एक काम करते हैं और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने प्रैक्टिस चूज की, ठीक है, प्रैक्टिस करना आपने सोचा, अब आपको अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, है ना? वो ऑफिस के अंदर, समझना बात, ऑफिस के अंदर आप, अगर वो जगह आपकी खुद की है,
तो अगर वो जगह आप किसी को रेंट से देते तो आपको आता रेंट, और वो रेंट आपको मान लो 10,000 रुपया। अब आपने वो जगह रेंट से ना देके खुद का ऑफिस के लिए वो जगह यूज की, तो खुद के ऑफिस के लिए अगर आप जगह यूज करोगे तो क्या आप खुद को रेंट दोगे क्या? सर देंगे भी तो फायदा क्या, मेरे जेब से निकल के मेरे जेब में जाना है, हाँ की ना? हाँ, तो खुद को रेंट नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे आपको जोड़ना है कि भैया मेरा ऑफिस है ना, तो इसका रेंट अलग, नोशनल इनकम पकड़ो, तो आपका प्रैक्टिस से जो इनकम आएंगी वो तो रहेंगी, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में ये मिक्स करो रेंट भी, नोशनल इनकम, एक्चुअल प्लस नोशनल इज इक्वल टू मिक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेमैन फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ठीक है, बता दिया। तो एक चीज आपको और बता देता हूं, जरा ध्यान देना। ये तो आप समझ गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, तो आपको मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना पड़ेगा। तो एक चीज आप समझ लीजिए, ये सब एमपी में दिया हुआ है, अब आपको एफसी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सब में से, ये सब में से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका ये निकल के आ जाएगा, है ना? सिंपल। ये इसको आपको नोट करना चाहिए, यानी सिंपल सी बात है, कहाँ से कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। एमपी से एफसी जाना है, एफसी से एमपी जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, नेट से ग्रॉस जाना है, जी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक, ये तीन चीज ध्यान रखना। तो टोटल 8 चीजें हमने पढ़ी, 8 चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 8वां है ना बेटा, दिस इज नेशनल इनकम, ये बात ध्यान रखना, इसे नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में टैक्सेशन नहीं हो सकता, टैक्सेशन तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, देश की इनकम की हम बात करें, गवर्नमेंट की टैक्सेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर पेमेंट। अरे भाई आपने ट्रस्ट से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट, उसको जीडीपी में आप कैसे डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं डाल सकते, उसको अपन जीडीपी में नहीं डाल सकते, इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर पेमेंट। आई बात समझ में? चलिए अब इधर ध्यान देना, अब बस वही चीजें हैं यहाँ पे, सब में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाते जा रहे हैं, और मैंने बताया आपको नेट नेचुरल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो लास्ट वाला है ना हमारा एनएनपीएफसी, दैट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम कहेंगे हमारी नेशनल इनकम। आई बात समझ में? ये हमारी हो गई नेशनल इनकम। चलिए एक दो चीजें और बता देता हूँ बेटा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस तो आज ये लेक्चर के अंदर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, 8 इलुस्ट्रेशन दिए हुए हैं हमारे को। चलिए इलुस्ट्रेशन तक आपको कंप्लीट करा देता हूँ ये लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों? चलिए 2 3 कंसेप्ट और समझ लीजिए, बहुत आसान है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम 11th 12th में ही पढ़ा होगा, क्या होता है भैया? टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम। भाई टोटल इनकम इतनी हो गई, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, पर इंडिविजुअल इंसान की इनकम कितनी, वो आ गई आपकी पर कैपिटा इनकम। ये तो बड़ा आसान है। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम एक बढ़िया चीज है, एक्चुअली जो हाउस होल्ड को मिलती है। जैसे नेशनल इनकम तो पूरे देश की इनकम होगी, पर्सनल इनकम इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम तो पूरे देश की मेजर होती है, पर्सनल इनकम यानी एक्चुअल करंट इनकम रिसीव्ड ऑफ इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अब कोई भी सोर्स हो, रेंट आया तो भी जोड़ना पड़ेगा आपको, लेबर वेजेस मिली तो भी जोड़ो, इंटरेस्ट आया तो भी जोड़ो, प्रॉफिट हुआ तो भी जोड़ो, ये आपकी पर्सनल इनकम है। अब समझना, पर्सनल इनकम के अंदर रिटेन अर्निंग वगैरह नहीं आएंगे। रिटेन अर्निंग यानी पिछले साल के पैसे पड़े हैं तो फिर से जोड़ेंगे क्या? पिछले साल आपने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 5 लाख खर्चा कर दिए, 5 लाख अभी भी पड़े हैं, और इस साल फिर 10 लाख कमाए, तो इस बार मेरे पास 15 लाख हो गए, ऐसा बोलेंगे कि ना ना ना,
पिछले साल है, वो रिटेन्ड अर्निंग है, वो नहीं पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट आएगा फर्म गवर्नमेंट, ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिडक्टेबल, ठीक है। जो जितना आया और गया दोनों नेट पकड़ना है। अब यहाँ देख लो आप, नेशनल इनकम आपके पास है, पर्सनल इनकम कैसे निकालना है आप समझ लो। नेशनल इनकम आपके पास ऑलरेडी है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। नेशनल इनकम में ये चीज नहीं जोड़ते, क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, अब समझना बात, इनकम रिसीव बट कमाया नहीं, पैसे मिले, कमाया नहीं, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर वो ऑलरेडी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे को अब मैं पर्सनल इनकम अगर निकालना है मुझे, तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए। जैसे मुझे पेंशन है, देखिए मैंने बिजनेस किया, गुड्स बनाए बेचे, ये सब बिजनेस किया और इससे मैंने 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन मुझे पेंशन भी 5 लाख की आई। तो अब मेरी पर्सनल इनकम 10 लाख बोलोगे कि 15 लाख? ऑब्वियसली 15 बोलेंगे। लेकिन सर नेशनल इनकम जब आपने पढ़ाया था, तो नेशनल इनकम में आपने कहा था ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना, बराबर। तो नेशनल इनकम में ये 5 लाख जो ट्रांसफर पेमेंट है, इंक्लूड नहीं है। समझिए यही एक ट्रांजेक्शन है इकोनॉमी में, एक ही बिजनेस करने वाला हो, तो मेरी इनकम 10 लाख जो बिजनेस से आई वही नेशनल इनकम हो गई। लेकिन मुझे 5 लाख का ट्रांसफर पेमेंट भी आया, स्कॉलरशिप या मुझे पेंशन आई, समझ लो, तो 5 लाख मेरी, तो मेरी अब पर्सनल इनकम तो 15 होएगी कि नहीं होगी, ये बताइए। और कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, इनकम कमाते तो है बट रिसीव नहीं होती है, कमाया पैसा लेकिन मिला नहीं, डूब गए, आए ही नहीं वो पैसे, तो मैं इनकम मानूंगा क्या उसको? भाई इनकम तो कमाई लेकिन हाथ में कहाँ आया है। तो अगर मान लीजिए 3 लाख ऐसा भी है मेरा, तो इस 3 लाख को मैं माइनस कर दूंगा, मेरी पर्सनल इनकम कितनी हो गई? 12। आई बात समझ में? या आप इस तरीके से भी और निकाल सकते हो, नेशनल इनकम, इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो ऐड करते हैं, देखिए ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म एंड गवर्नमेंट, और लेस जो करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इनकम अर्नड है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी चीजें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरी आएंगी पर्सनल इनकम। आई बात समझिए, दोनों रास्ते। An important point to remember is that national income is not the sum of personal income, but personal income includes transfer payment which are excluded from national income. Further, not all national income accrues to individual as their personal income. इसके बाद एक और चीज आती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। बहुत आसान है, इसमें से कुछ नहीं, पर्सनल इनकम टैक्सेस हटा दीजिए, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएंगी, या नॉन टैक्स पेमेंट जो आप करते हैं वो हटा दीजिए, आपको इनकम आ जाएंगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम। बड़ा सा पर्सनल इनकम इतनी है, उसमें से जो टैक्सेशन करना है, जो पेमेंट करने हैं, वो जाने के बाद मेरे पास, या नॉन टैक्स पेमेंट, टैक्स के अलावा भी तो पेमेंट करते हैं, मैंने 10 लाख रुपए आए रिसिप्ट, इसमें से मेरे को 3 लाख किसी को देना है, भैया उसने मेरा काम करके दिया, मेरे हाथ में कितने बचे? 7 लाख। 1 लाख गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, मेरे हाथ में कितने बचे? 6 लाख। खर्चा करने के लिए मेरे पास कितने पैसे बचे? बस ये हो गई आपकी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आई बात समझ में? सिंपल। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट यहाँ लिखा है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो भैया नेट नेशनल इनकम आ गया, इसमें ऐड कर दीजिए अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके आ जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और नेट नेशनल इनकम में आप ऐड करेंगे नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, माइनस और ऐड करेंगे नेट सोशल कंट्रीब्यूशन बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका अगेन नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब समझ लो ये नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ। देखो बेटा, नेशनल नेट नेशनल इनकम यानी हमारी नेशनल इनकम है, ये अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर के लिए डिस्पोजेबल वर्ड को गायब कर। नेट नेशनल इनकम इज, और नेट फैक्टर कॉस्ट इज माय नेशनल इनकम, बराबर है। इसके अंदर अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
यानी मुझे रिसिप्ट लेस पेमेंट, यानी जैसे NFIA था ना वैसे भैया नेट नेशनल इनकम तो आगे, उसके अंदर मुझे करंट ट्रांसफर, जैसे हिंदुस्तान में बाहर से इनकम आई, बाहर वाले को हिंदुस्तान से इनकम दे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट आया, रिसिप्ट गया, पेमेंट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ये जो नेट फिगर आएगा इसको ऐड करेंगे तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए नेट नेशनल इनकम यानी देश के एंगल से सोच लो, नेट नेशनल इनकम यानी देश की इनकम, लेकिन देश के पास सिर्फ उतना ही है क्या? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। देश वाले ने बाहर से और इनकम आई, कंट्री को, हमारे कंट्री को और बाहर से इनकम आई, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन कुछ गई भी तो गई, तो ये जो नेट होता है ये ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकल के आए। ठीक है, जैसे हमारे बाहर से टैक्सेस आते हैं, फॉरेन इनकम पे हम टैक्स लगाते हैं तो हमारे को इनकम आई, और सोशल कंट्रीब्यूशन बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ये सब जो हमको मिलता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज समझना, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो ये तो है ही है, प्लस इसके अंदर डेप्रिसिएशन, जो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है हमारी वो ऐड कर देंगे, CFC जो होता है करंट ट्रांसफर ये ऐड करेंगे, और अदर नेट करंट ट्रांसफर जो ऐड करने के बाद रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो ये ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आए। दो नए कंसेप्ट है, ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अदर करंट ट्रांसफर यानी करंट ट्रांसफर अदर देन प्राइमरी इनकम, ठीक है, प्राइमरी इनकम की बात भी करते नहीं। प्राइमरी इनकम यानी एक तरह से अगर आपको मैं बोलूँ तो वो आपका बेसिक इनकम यानी एग्रीकल्चर सोर्स की यहाँ पे बात है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक product accruing to public sector, which includes income from property and entrepreneurship accruing to government administrative department and saving to non-departmental enterprise. So income from domestic product accruing to private sector, तो NDPFC net domestic product at factor cost plus सॉरी माइनस, ये चीजें अगर इसमें से हटा देंगे तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। यानी सीधी सीधी बात क्या करना है मैं बता देता हूँ, ये जो डोमेस्टिक आया ये पूरे देश का है, इसमें से गवर्नमेंट को जो जो हुआ वो हटा दो तो बचेगा किसका? प्राइवेट वालों का, सिंपल। और गवर्नमेंट को क्या क्या हुआ भैया? गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप से जो आया गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ इनकी जो सेविंग्स थी वो, ये जो इनको आया वो हटा दिए तो आपका आएगा प्राइवेट सेक्टर को कितना अक्रू हुआ। और प्राइवेट इनकम इज मेजर ऑफ द इनकम, बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम दोनों जोड़ना पड़ेगा, अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर का क्या हुआ? ये प्राइवेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूड टू प्राइवेट सेक्टर यानी ये, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से आई, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये अगर जोड़ेंगे तो आपकी प्राइवेट इनकम निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम निकालने के। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन कैलकुलेट आप पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखो और उसके बाद आप लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो कर देते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन जमेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये क्वेश्चंस पहले आप लोगों को कराऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, तो फिलहाल हम लोग ये लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा पहले आप लोग करके देखिए, मैं तो करा देता हूँ, बड़े सिंपल है, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में आफ्टर ऑल सॉल्व करने, आप सॉल्व करोगे उसके बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा, तब जाके आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, कुछ गलती हो रही होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ लेक्चर को हम यहीं पे रुकते हैं। टिल देन बाय।